नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे बीच में उपस्थित है मिस्टर दीपक कुमार, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में जेआरएफ क्वालिफाइड किया है। जी हाँ दोस्तों, जून 2020 का जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ था जेआरएफ, इन्होंने क्वालिफाई किया है। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी सफलता का क्या रहस्य रहा है। तो दीपक जी, मैं जेके मौर्य लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। नमस्कार। तो दीपक जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने जो है लेटेस्ट जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ है उसमें जेआरएफ क्वालिफाइड किया है पॉलिटिकल साइंस में। थैंक यू सर। हाँ, लास्ट टाइम हुआ है सर मेरा दिसंबर वाले में। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आपने जेआरएफ क्वालिफाइड किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नेट के लिए ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका नेट ही नहीं निकल पा रहा है। तो सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, ताकि बच्चे भी जान सकें आपके बारे में और उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। सर, मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूँ। जी। हाँ सर, और मैं मतलब एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी। सर, मैं मतलब फर्स्ट ईयर से ही मैं टीचिंग करा रहा हूँ। जी हाँ, एमए फर्स्ट ईयर से ही। तो आप किस नहीं सर, लेवल तक पढ़ाते थे? अच्छा, नहीं सर, इंटर। मैं बीए फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा रहा हूँ सर। अरे वाह, आप बीए फर्स्ट ईयर से ही टीचिंग कर रहे हैं। ओके, गुड। हाँ जी सर। उसके बाद में सर मैं शुरुआत मैंने 8वीं क्लास से करी थी। अच्छा। तो सर मुझे मतलब आप जानते हो सर, आर्ट्स वाले टीचर को इतनी रेस्पेक्ट नहीं मिलती है। जी जी जी। तो मैंने सोचा कि 8वीं क्लास से नहीं होगा, जो मतलब मैंने प्रोग्रेस करी उसके बाद 10th क्लास से पढ़ाने लग गया, उसके बाद में 12th क्लास तक पढ़ाने लग गया। तो आप सोशल साइंस से पढ़ाते होंगे? हाँ जी। जी। उसके बाद में सर मैंने बीएड करी। बीएड करने के बाद ही सर हमारे जो पड़ोस से हैं दो मतलब, बीएड आपने किस ईयर में किया है? सर मेरी 2017 में कंप्लीट हो गया। ओके, बीएड। फिर एमए कब किया आपने? एमए सर 17 के बाद। अच्छा, आप। 2000। जी जी, 17 के बाद आपने एमए किया। आप हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि एमए आपने कैसे किया, रेगुलर क्लास करके किया या फिर नॉन अटेंडिंग में किया? नहीं नहीं सर, मेरा नॉन कॉलेज से करा था सर। रेगुलर में नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं डेली मतलब नहीं जा सकता था आप कॉलेज। टीचिंग भी करते हो, बहुत अच्छी बात है कि आपने मतलब नॉन नॉन अटेंडिंग कॉलेज करते हुए जेआरएफ क्वालिफाइड किया। वास्तव में बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि आप बहुत ही तारीफ के काबिल हैं। ठीक है। और थैंक बच्चों यू के लिए सर। बहुत अच्छा मोटिवेशन है आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, बीएचयू से पढ़ रहे हैं, या बहुत अच्छे अच्छे जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, अच्छी जगहों से पढ़ रहे हैं, फिर भी वो नेट नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं। तो यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सच टाइप ऑफ स्टूडेंट, जो जिन्हें लगता है कि वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नहीं सर, हो जाता है अगर स्मार्ट प्लानिंग हो और फोकस के साथ प्रिपरेशन करी जाए तो सर हो जाता है, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए। पहले जी। मुझे भी ऐसा लगता था कि नहीं होगा, जेएनयू वाले हैं या राजस्थान विश्वविद्यालय और अपन गांव वाले कैसे कर पाएंगे उनकी बराबरी। नहीं सर, एक मोटिवेट था, क्रेज था कि वो नहीं तो हम कर सकते हैं। जी हाँ जी, हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये आपकी, जो आपने जो है इस चीज। चलिए, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जेआरएफ, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आप जेआरएफ क्वालिफाइड करने से पहले एक बार नेट भी क्वालिफाई हो चुके थे। हाँ जी सर। जी हाँ। तो आप ये बताएं कि आपने जेआरएफ, अपने नेट को जेआरएफ में बदलने के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, कैसे आपने प्रिपरेशन की और कैसे आगे बढ़े? हाँ सर, मेरी कुछ वीकनेस रही थी कि उस टाइम मेरा नेट हो गया, तो मैंने सोचा कि मतलब नेट से सर मैंने सोचा कि नेट से तो कुछ होने वाला है नहीं, जी। क्योंकि इकोनॉमिक रूप से तो हेल्प मिलेगी नहीं, घर वालों को भी जरूरत थी। तो मैंने सोचा कि अब तो जारक होना चाहिए, कुछ मतलब फेलोशिप मिल जाए और मैं भी आगे की तैयारी कर सकूं। जी। तो सर मैंने अपने जो प्रिपरेशन को 3 भागों में बांटा। जी। हाँ जी, डेली रूटीन में सर, डेली रूटीन में जो मुझे करना है, और सब्जेक्ट के जो नोट्स, जो फुल टाइम जो मेरे नोट्स बना रखे जो, और फर्स्ट पेपर को सर। ओके। हाँ, डेली रूटीन में सर मैंने जो फर्स्ट पेपर के जो फुल फॉर्म होती है उनको रखा। जी। जो अपने जो वन लाइनर होते हैं 4 से 5 हजार, उनको मैं डेली 100 के समथिंग डेली उनको रिवाइज करता था। ओके। और सर उसके बाद जो अपनी जो राइटर की जो बुक्स चलती है, हम्म। मैंने सर समथिंग 700 से 800 वो बुक्स एक नोटबुक बना रखी थी, और उससे मैं डेली 2 पेज मतलब डेली रिवीजन करता था, क्योंकि तो 4 से 5 आपने क्वेश्चन वहां से आते हैं। आपने ऑथेंटिक बुक से अपने खुद के नोट्स बनाए 7-8 नोटबुक में, और उसके बाद आप उसको ही जो है रिवीजन रेगुलर कर रहे थे,
क्यों? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी सर, बिल्कुल तो नोट्स एक बार बनाकर उनके। आप जो है हमारे स्टूडेंट्स को ये भी बताएं कि आपने कौन कौन सी बुक को रेफर किया। सर जैसा कि सब लोग पढ़ते हैं सर, मैंने जो वेस्टर्न थिंकर है उसके लिए सर BL फड़िया, जी। इंडियन थिंकर के लिए सर मैंने पुखराज जैन जी। सर की बुक पढ़ी थी। और सर थ्योरी के लिए मैंने BL फड़िया, नहीं सर सॉरी, OP गाबा। जी। और सर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए सर मैंने BL फड़िया सर की बुक पढ़ी थी। जी। और सर मतलब कंपेयर पॉलिटिकल साइंस के लिए सर, इसके लिए मैंने OP गाबा और राजेश मिश्रा की सर की जो बुक जो चलती है उससे कंप्लीट करा था। हम्म, और पब्लिक एड के लिए सर लक्ष्मीकांत। जी। और सर क्या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सर लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ी थी। और सुभाष कश्यप जो हमारे जो सिकवाल सर की बुक चलती है राजस्थान में, उनकी मतलब बुक से करा था सर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। हाँ जी सर। अच्छा, तो और सर जो इतनी सारी मेन बुक है, किताबें आपने जो है इस दौरान कवर कर लिया था। हाँ जी सर मैंने कर लिया था, क्योंकि एक जुनून था सर, डेडिकेशन है, अब कुछ नहीं तो ये नहीं तो कुछ नहीं, अरे वाह, ये सोच लिया बहुत था। अच्छी बात। हाँ। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने देखा है कि अगर बच्चों के अंदर किसी भी चीज के लिए डेडिकेशन है कि हमें करना है तो असंभव कुछ भी नहीं होता है, लेकिन वो जुनून होना चाहिए और खुद से करने की हिम्मत होनी चाहिए। हाँ जी सर, ये तो देखो सर, ऐसे लगता है हमको कि हम सिलेबस को बहुत वास्ते कर नहीं पाएंगे, लेकिन जो डेडिकेशन के साथ अगर 6 से 7 घंटे में हम निकाल लेते हैं तो सर हो जाता है कंप्लीट कोर्स, ऐसे कुछ नहीं है। लेकिन सर स्मार्ट फोकस होना चाहिए कि मेन टॉपिक सर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, उन टॉपिक पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, नहीं कि उन पर जो वहाँ से क्वेश्चन आने कम चांस है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को कैसे प्रैक्टिस किया और इसका क्या बेनिफिट है हमारे इस एग्जाम के लिए? सर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के लिए सर मैंने जो यूथ कंपटीशन की सर उसकी बुक ली थी, फर्स्ट पेपर के लिए भी और उसके लिए भी। जी। हाँ। और सर मैंने मैंने एग्जाम के जो लास्ट 2 महीने बचे थे, जी। उसके बाद सर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब मैंने करे थे। तो जो मुझे पता लगा कि हाँ ये टॉपिक है और इससे मतलब यहाँ मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो मुझे पता चल गया कि यार बार बार यहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो इनके ऊपर हमको ज्यादा और फोकस करना चाहिए, ज्यादा तैयारी करनी चाहिए। तो सर उससे ऐसे हेल्प मिली। और जो क्वेश्चन मुझसे मतलब कंफ्यूज हो रहा है इस टॉपिक के बारे में, मैं उन क्वेश्चनों को वही टॉपिक पर लिख लेता था कि बार बार वहां से भी रिविजन होता रहे। हम्म। ये करता था सर मैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस क्या रिपीट होते हैं? आपको क्या लगता है कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको करने से बेनिफिट मिलेगा? क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं? सर रिपीट का तो सर ऐसा है कि देखो डायरेक्ट तो बहुत कम चांस है, लेकिन इनडायरेक्ट सर मतलब क्वेश्चन आ जाते हैं टॉपिक वाइज। मान लो कि ऐसा है कि मतलब कोई ऑप्शन हमारे 4 होते हैं, तो हम चारों ऑप्शनों पर गलती ये करते हैं न्यू स्टूडेंट कि 4 ऑप्शनों पर ध्यान नहीं देते हैं, वो सीधा ही मतलब जो ऑप्शन जो करेक्ट होते हैं उस पर ही उसी ध्यान पे देते चले हैं। जाते हैं। जी हाँ। हाँ, 4 ऑप्शन पर ध्यान दे तो सर वहां से मतलब क्वेश्चन वहीं से आते हैं और हमारे टॉपिक भी क्लियर हो इट जाते हैं। मीन्स कि जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने चाहिए उसमें जो चारों विकल्प है और उसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं मिलेंगे तो उसके एक्सप्लेनेशन या उनके ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हमको मिल सकते हैं। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारे टॉपिक भी सर बहुत क्लियर हो जाते हैं अगर हम 4 ऑप्शनों पर ध्यान दे तो। अच्छा, एक चीज अब चलिए हम लोग देखिए, जैसा कि हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जाम है 2 भागों में बटा हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, तो पेपर 2 के बारे में तो हम लोगों ने काफी कुछ डिस्कस कर लिया, और पेपर 1 के बारे में आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? पेपर 1 में कैसे आपने अच्छा स्कोर किया? सर पेपर फर्स्ट के लिए सर मैंने दृष्टि की जो बुक रहती है उसको रेफरेंस करी थी सर उसके लिए। अच्छा, दृष्टि की पेपर 1 की बुक, ओके। हाँ सर, केमिस बदान सर मैंने देखी थी, लेकिन मुझे बहुत वो वास्ट लगी, मतलब सिलेबस उसमें ज्यादा था, टाइम कम है तो नहीं हो पाएगा। तो दृष्टि की सर उस पर ही मैं मतलब कॉन्फिडेंस था कि, और बुक सर अच्छी है। हम्म। उसमें काफी जो प्रीवियस जो क्वेश्चन जो आए हैं उनको हर यूनिट वही दे रहा है, हम्म। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो उसकी जो एक्सप्लेन है, तो एक्सप्लेन भी सर उसकी मतलब बिल्कुल इजी है। हम्म। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इसमें, देखिए मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे डीआई से आते हैं, कुछ रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, इसमें रिसर्च एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आते हैं, पैसेज भी आता है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, इनको डीआई में प्रॉब्लम होती है जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है, और डीआई से भी 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपने कैसे किया था इसे? सर एक्चुअल में सर मैं आपको बताऊं तो शुरुआत में जब मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरुआत करी थी तो डीआई से सर मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मैं आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ। हम्म। तो
लेकिन जब मैंने देखा कि अगर जेआरएफ करना है तो डीआई के क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चनों को नहीं छोड़ सकते। जी। तो सर मैंने क्या कर लिया था कि डेली रूटीन में सर मैं डीआई डेली प्रत्येक दिन एक-एक डीआई डेली करता था। हुँ। तो इससे सर मेरी डीआई बहुत अच्छी हो गई। अरे वाह! बहुत अच्छी बात है। आपने तो बिल्कुल एग्ज़ाम्पल सेट कर दिया, क्योंकि मैं कह जितना रहा हूँ कि सर अगर लास्ट टाइम पे अगर आप करोगे ना, मैं बोल रहा हूँ कि न्यू स्टूडेंटों से कि आप डेली प्रतिदिन एक डीआई करो, जिससे कि आपको हैबिट पड़ जाएगी और आपका मतलब बहुत फास्ट कर सकते हो उसको। हाँ, डीआई में एक्चुअली होता कुछ नहीं है, सिंपल परसेंटेज आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, तो आप डीआई को कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है डीआई से बहुत दूर भागते हैं, क्योंकि भागते हैं सर, वो एक्चुअल में डर लगता है उनको, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन सर आप बता रहे होंगे सर परसेंटेज सर आता है उसमें इंक्रीज और डिस्क्रीज का एक क्वेश्चन तो ये रहता है, हो जाता है सर डीआई अगर मतलब करे तो बिल्कुल। इतनी दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, रिसर्च एप्टीट्यूड वगैरह कहाँ से किया? थोड़ा-सा ये इसके जो क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा-सा बिल्कुल सटीक आंसर नहीं मिल पाता है बच्चों को, तो आपने रिसर्च पे कैसे कमांड किया? रिसर्च सर एप्टीट्यूड रिसर्च के लिए एक्चुअल में सर दृष्टि बुक से मैंने नोट्स बनाए थे और सर यूट्यूब से भी मैंने इसकी हेल्प ली थी। अच्छा, अच्छा। यानी कि अगर आज के समय में अगर यूट्यूब की हेल्प लिया जाए तो किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है और आसानी से चीज़ों को कवर किया जा सकता है, खुद की बिल्कुल सर, प्रैक्टिस से। बिल्कुल सर, लेकिन आप ये है कि वो तो स्टूडेंट को पर निर्भर करता है कि उसका वो कैसा नेगेटिव लेते हैं या पॉजिटिव। तो मेरे हिसाब से अगर पॉजिटिव रूप में ले तो यूट्यूब से बढ़कर कोई गुरु नहीं है इस टाइम पे, ग्रामीण लोग हम जैसे लोगों के लिए। बिल्कुल कहा। और आपने मुझे एक बात और बताई थी कि ये जो कोरोना काल था आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ, ठीक है? तो कैसे हाँ आपने इस हाँ कोरोना काल का यूज़ किया? हाँ जी सर, ये मेरे लिए स्वर्णिम काल रहा है। हुँ, जैसे कि सर आपको मालूम है कि सर मैं बीए फर्स्ट ईयर से ही टीचिंग करा रहा था, घर की कंडीशन सही नहीं थी। जी। तो अगर सर ये कोरोना काल नहीं लगता तो मैं टीचिंग कराता। भगवान का शुक्रिया है कि मैं तो मेरी स्वर्णिम काल में मानता हूँ कि मुझे टाइम मिल गया और मेरा जेआरएफ निकल गया। तो सर प्रिपरेशन मैंने फरवरी से स्टार्ट कर दी थी। घर की स्थिति खराब थी तो मेरे बुआ जी के वहाँ पर चला गया मैं। जी। तो सर मैं पहला फर्स्ट बंदा था, सुबह 7 बजे जो लाइब्रेरी ओपन होती थी तभी मैं वहाँ से जाता था और शाम को जब भी आता था जब लाइब्रेरी बंद हो जाती थी। तो मेरा फर्स्ट नाम मेरा ही होता था लाइब्रेरी में, एंट्री के लिए, और लास्ट नाम भी मेरा ही होता था। बहुत अच्छा, बहुत मेहनत की आपने। देखिए, वास्तव में जानते हैं ना, सक्सेस उसी को मिलती है जो अभाव में जिया हो। जिसको ऑलरेडी सब कुछ मिल रहा होता है, वो उतना डेडिकेशन नहीं दिखा पाता है। चूँकि आपके हाँ अंदर सर एक ये तो है। जुनून था कि मुझे अपनी स्थिति को अच्छी करनी है, आपको आगे बढ़ना है और इसीलिए आपको लगे रहे। और आई विश कि आप जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें भी आपको 100% सफलता मिलेगी। यह हमारी विशेष है आपके लिए। थैंक यू सर। अब पोली लेक्चर की सर मैं तैयारी कर रहा हूँ। अब 29 तारीख को सर मेरा एग्जाम है, 22 को और 29 को। हुँ। तो बस इसी डेडिकेशन के साथ आप इसमें भी लगे रहिए, जैसे आपने यहाँ जेआरएफ क्वालिफाई किया है, उसी तरह से आप आरपीएससी में भी बिल्कुल अच्छे मार्क्स से और टॉप करेंगे। ये मेरा विश है आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक और थोड़ा-सा हम जानना चाहेंगे, आपने मेरे चैनल को भी देखा होगा, तो मैंने कोशिश किया है, जैसे जो बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है थिंकर्स की और थ्योरी की, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। तो क्या ये हेल्प कर सकता है बच्चों को, कितना हेल्प कर बिल्कुल सर, मैंने आपका जो चैनल सर मैंने देखा और उसकी भी सर मुझे बहुत काफ़ी हेल्प मिली। आप जो बुक्स में होता है सर उसमें मतलब हर स्टूडेंट सर उसको कवर ही नहीं कर सकता, वो समझ नहीं सकता। और जो फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो हर बुक्स में जो नहीं मिलते, आपने सर उनको फैक्ट्सों को भी दिया है, जो कौन से जो क्वेश्चन होते हैं एनालाइज वाले उसको भी सर मतलब आसानी से स्टूडेंट कर सकते हैं। जी। क्योंकि ये जो पोर्शन मैंने देखा ना कि जो पॉलिटी है वो तो कहीं से बच्चे पढ़ लेते हैं और कोई भी कोचिंग सबसे पहले उसी को शुरू करती है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है थिंकर्स में और थ्योरी में, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है और किताबों से जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो सर ये बहुत मेन मेन प्रॉब्लम सर यही है कि लोग बाकी किताबों से मतलब रट्टा लगा लेते हैं और पढ़ लेते हैं, और लेकिन सर आपके अगर वीडियो देखें तो एक समझ विकसित हो जाती है वास्तव में प्लेटो क्या कहना चाहता है, साम्यवाद है, न्याय के बारे में क्या कहना चाहता है। तो एक समझ जब तक स्टूडेंट को के मतलब मन में एक समझ विकसित नहीं होगी, जब तक वो नेट के एग्जाम को नहीं कर सकते सर। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उसमें स्टेटमेंट कई सारे होते हैं और जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा कि आखिर मार्क्सवाद क्या है, उदारवाद क्या है, उनके बीच जब आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, जब तक आप प्लेटो, अरस्तु
और हाफ लाख 200, इनके बीच जब डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाएंगे तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल तुलना करनी जरूरी है सर। सबसे बड़ी ये है कि इसके मतलब विभिन्न विचारों की तुलना करनी जरूरी है, जैसे कि आप बोल रहे हो कार्ल मार्क्स के बीच में, हीगल के बीच में, जरूरी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई होप कि जो हम लोगों ने ये बातचीत की है, ये जो हमारे एस्पिरेंट हैं, जो एक इच्छा रखते हैं, जुनून रखते हैं नेट और जेआरएफ क्वालिफाइड करने के लिए, उनको बिल्कुल इससे बेनिफिट मिलेगा और वो इस बार के एग्जाम में बिल्कुल अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसी बातों के साथ हम लोग विदा मिलते हैं, और आगे जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ेगी या स्टूडेंट्स की जो डिमांड होगी, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इनकी हेल्प करने के लिए हमारे ओके सर, मैं बिल्कुल सर, मैं मेरी भी सर काफी लोगों ने हेल्प करी है, मैं भी सर तैयार हूँ, जो भी मुझसे कुछ होगा तो सर मैं बिल्कुल, जो मेरे नोट्स है, जो मेरे पास जो कुछ भी जो सामग्री है सर, उसको मैं कर दूंगा। चलिए, जाते जाते मैं चाहूंगा कि चूंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, मुश्किल से 1 महीने भी नहीं बचे हुए हैं एग्जाम के, तो आप लास्ट में इन जो एस्पिरेंट है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे आप इस समय के जो 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 टाइम बचा हुआ है उसका सदुपयोग कैसे करें? ये लास्ट टाइम पे सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितनी ज्यादा हो सके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, और सर जो आपके जो सेल्फ नोट्स है और उन पर फोकस करें, नई चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है फिलहाल मेरे हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो और चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू दीपक जी। ओके सर, धन्यवाद सर।